सिर्फ एक भवन ही नहीं है। क्या गया? मीटिंग इज रिकॉर्डेड, क्या लिखा हुआ है साक्षी? ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, मीटिंग रिकॉर्ड कर रहा है कोई। हाँ, हम ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो अच्छा। नहीं बात लेंगे फिर सहायक सेतु पर दे देंगे। सहायक सेतु पर दे देंगे। तो बल्कि अजीत भैया ने बहुत क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपना प्रस्तुत किया वहाँ का ज्ञान। उतने लोगों का नाम भी सबका याद नहीं था, पुरानी पीढ़ियों का, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रस्तुत किया। और इसको देखकर अपने सीमित ज्ञान में भी कुछ वृद्धि हुई। फिर तरुण भैया के सौजन्य से फैमिली ट्री मिला। फैमिली ट्री पढ़ने से काफी कुछ ज्ञात हुआ। लेकिन हम लोगों को नंदन भवन वास्तुतः एक विरासत है। इस विरासत को संजोना और इसको अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम लोगों जैसे लोगों का कर्तव्य है भी है, दायित्व भी है। क्योंकि अगर अगली पीढ़ी ये नहीं जानेंगे कि हमारी जड़ें कहाँ पर थी, तो वो फिर सभी को समझ पाना और जोड़ पाना, संबंध आपसी संबंधों को भी समझ पाना मुश्किल होगा। कभी तरुण भैया से बात हुई तो मालूम हुआ कि हमारे आगे के 2 जनरेशन के लोग फॉरेन में मिल रहे हैं और वहाँ परिचय होता है। तो कम से कम परिचय का एक माध्यम हो और सभी न्यू जनरेशन भी इससे कनेक्ट जितने होते चले जाएंगे उतना ही हम लोगों के लिए भी अच्छा होगा। अब नंदन भवन के बारे में मेरा जो अपना विचार है, यह सिर्फ ईंट पत्थर का एक बिल्डिंग ही नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी विरासत है। और यह विरासत जैसे ज्योग्राफी में कहते हैं कि कंटिन्यूअसली इनहेबिटेड, पटना इज कंटिन्यूअसली इनहेबिटेड वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया, पटना को कहा जाता है। उसी तरह मैं मानती हूँ कि नंदन भवन एक कंटिन्यूअसली इनहेबिटेड फैमिली भवन ऑफ पटना, क्योंकि यह जो भवन है इसमें एक ही वंश की कई 5 पीढ़ियां करीब करीब उसमें रह रही हैं। अगर नाना के पिताजी को मेरी तो याद नहीं है, वहां से देखा जाए तो रमन भैया के बेटा या बड़का वरुण भैया के बेटा तक 5वीं पीढ़ी आ जाती है। तो 5वीं पीढ़ी तक के लोग उस भवन में रह रहे हैं और अभी तक आबाद है कंटिन्यूअसली। कभी कोई भाग ऐसा नहीं रहा कि बिल्कुल ही खाली हो जाए। तो इस हिसाब से यह संयोग बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मिलता है कि बिल्डिंग तो रह जाती है लेकिन लोग बदल जाते हैं, परिवार बदल जाते हैं, लेकिन एक ही पीढ़ी का एक ही वंश वृक्ष के विभिन्न शाखाओं का एक ही स्थान पर रहना, यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। इसका हम लोगों को गर्व भी होना चाहिए और यह एक इतिहास को भी अपने आप में समेटे हुए है। उस इतिहास की थोड़ी थोड़ी जानकारी अपने उम्र के हिसाब से हम लोगों को भी है। हमारे सीनियर जनरेशन जैसे लाल साहब उनको ज्यादा होगी, हमसे बड़े लोगों को हमसे ज्यादा होगी, रेणु दी, मेनू दी, सभी को हमसे बहुत ज्यादा भी ज्ञान होगा। लेकिन जितना सीमित ज्ञान है, जितना अनुभव है, उसके आधार पर ही आज का मैं अपनी वार्ता प्रस्तुत करूंगी। और पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम उषा वर्मा है। मेरा नंदन भवन ननिहाल हुआ। मेरी माता जी स्वर्गीय श्रीमती विमला सहाय और पिताजी श्री रामा बिहारी वर्मा है। मेरी माँ नाना की 4 संतानों में सबसे छोटी बेटी रही है। माँ का नाम विमला सहाय है, लेकिन नाना प्यार से उन्हें हमेशा विमल कहा करते थे। जब भी उन्हें पुकारते थे तो विमल कहकर बुलाते थे। नंदन भवन में स्थायी रूप से रहने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला, लेकिन उससे कुछ कम भी नहीं मिला, उससे बल्कि ज्यादा ही मिला उसकी निकटता का। उससे निकट होने के कारण मेरा घर और नंदन भवन में बस 5 मिनट की पैदल दूरी थी। इस कारण नंदन भवन से मेरा उतना ही घनिष्ठ संबंध रहा जितना कि नंदन भवन में रहने वालों का रहा। हम लोगों का आना जाना करीब करीब प्रायः रोज का ही रहता था, नहीं तो 1-2 दिन के बीच का रहता था। और इसलिए अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि नंदन भवन से हमारा जुड़ाव इतना
घनिष्ठ रहा है। देखिए देखिए, अरे मेरा पोता आ गया। अरे बाबा गुड 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 देखो चलो नंदन भवन पोता है, बहुत खुशी की बात है। आज खुशखबरी नहीं था, खुशखबरी सुन लिए। राम भाई खुश रहिए खुश रहिए। चलो नीता, खुशखबरी सुने तो थोड़ा मुंह में करो। वाह जय कर दो, बस जय कर दो, जय करो। जय जय। जय छोटा है तो बहुत छोटा है। सबको जय कर रहा है। अरे जय वाह, जय 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 जय। जय देखो मेरी बहन बहनोई लोग मेरे मामा बाय। वहाँ भी नीता उषा उषा दी आज का लेक्चर बस उषा दी से सुन रहे हैं हम। तो क्लास 7 में मेरा एडमिशन हुआ, 9 साल तक तो नंदन रोज जाते आते, पापा छोड़ देते थे। तो वही का लाइब्रेरी, हमारा तो घर ही वही था। लाइब्रेरी वही तो लाइब्रेरी। हाँ, चलो तब बचपन की यादें फिर से ताजी हाँ यादें ताजी हो अनिता को भी बहुत दिन बाद देखने का मौका मिल रहा है। हम तो बहुत के बाद देख रहे हैं, अच्छा तो जरूर लगता है देखने से। लगता है कि करीब है, लगता है सब आपस में फिर से मिल गए। हाँ लगता है फिर से मिल गए, बहुत अच्छा लगता है। और माने बराबर इच्छा रहती है कि भेंट हो। जी हाँ, जरूर जरूर। हाँ हाँ नंदन भवन मेला में। बिल्कुल, ये मेरा में सब एक डेट में वहाँ जुटे। हाँ ये सही कह रहे हैं। इसी पर पॉसिबल है, इसी पर पॉसिबल है। क्रेडिट गोज टू तरुण। जी अरुण भैया अभी गए, बहुत अच्छा लगा सबको देख। सहायक सेतु जो है जी ये हम लोगों को हमेशा मिलाता रहेगा। जी जी। तो हम लोग बहू लोग को बताया कि ऐसा ग्रुप हमारा है, कल बोलेंगे। बहू बहुत खुश हुई कि हमको मालूम ही नहीं था कि आप लोग का इतना घना, और उनको सुनाए कुछ पॉइंट्स। बोले इतना समृद्ध आपका ये परिवार रहा है। तो हमारा जन्म ही हुआ है हमारे घर जहाँ सबको परिचित है, बिरला मंदिर रोड पर चर्च के अपोजिट। और यह नंदन भवन में अगर कॉर्पोरेशन के तरफ से आते तो 5 मिनट भी नहीं लगता है घर पहुंचने में। बिल्कुल। इसलिए हम लोग नंदन भवन, अपने घर को हम लोग की भाषा में घर को डेरा बोलते थे, और नंदन भवन को ऊ डेरा बोलते थे। यानी वो घर बचपन से ऊ डेरा जा रहे हैं, कहाँ जाना है ऊ डेरा, यानी एक घर अपना, एक घर नंदन भवन। तो मान लो इसको कहते, माँ पूछती थी कहाँ जाना है, ऊ डेरा जा रहे हैं, तो ऊ डेरा ही उसको संबोधित करते थे। तो इस तरीके से मतलब फिजिकल ही निकटता नहीं थी, इमोशनल निकटता उससे कहीं अधिक, फिजिकल से भी ज्यादा इमोशनल निकटता नंदन भवन के साथ रही है। और यह इमोशनल अटैचमेंट आज भी वहाँ के साथ वैसा ही है। जब भी मिलते थे हम लोगों का तो ऐसा आना जाना था कि बिरला मंदिर का त्योहार हो या बाजार हो, आपस में मिल जाते थे। वरुण भैया का, बाद में वरुण भैया का परिवार भी है, रमन भैया का परिवार भी है, राजू था, राजू बराबर हमेशा आना जाना लगा रहा। इतना क्लोज संबंध कहीं और से नहीं कह सकते हैं। तो इट वाज लाइक माय नेक्स्ट हाउस, नेक्स्ट होम, हाउस नहीं नेक्स्ट होम। तो नेक्स्ट होम के रूप में ही जाना है। और मेरी यादें तभी से हैं जब से मैंने होश संभाला, उसके पहले की पुरानी यादें तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मेरी यादें तभी से है जब नंदन भवन अपने होश में जाना शुरू किया। काफी छोटपन से ही गई, तो नंदन भवन में जाना आना तो लगा रहता था। और आज की वार्ता में मैं नंदन भवन के सिर्फ एक व्यक्तित्व पर केंद्रित करके इसको जिक्र करूंगी, तो मुझे पूज्य नानाजी श्री ब्रजनंदन सहाय जी, उनके बारे में ही मेरा केंद्रित रहेगा। क्योंकि इतना बड़ा परिवार है, परिचय सभी से है, परिचय क्या संबंध सभी से है उतना ही ज्यादा है। रेणु दी हो या मेनू दी हो, वरुण भैया भाभी, रमन भैया भाभी, लाल साहब मामू का परिवार, तो उतना विस्तृत के लिए लगता है कि हर चैप्टर अलग अलग होना चाहिए, हर चैप्टर में सभी की विस्तृत जानकारी होती। तो
जैसा कहते हैं कि एक बड़े किताब के एक छोटे पृष्ठ को ही मैं बस डिस्कस करूंगी और उनसे संबंधित जब जिक्र आएगा, जिनका भी जिक्र आएगा उनसे संबंधित, सभी लोग उनसे संबंधित थे। तो उसी तरीके से नाना जी को ही केंद्र में रखकर आज का मेरी वार्ता का आज केंद्र बिंदु नाना जी का ही रहेगा। उनका व्यक्तित्व, उनकी दिनचर्या, उनका पारिवारिक जीवन, उनके विचार, उनका स्वभाव, अनुशासन प्रियता वगैरह। तो सबसे पहले नंदन भवन परिचय अजीत भैया भी दे चुके हैं, दोबारा रिपीट करने में। बिरला मंदिर रोड, अब उसका नाम दरियापुर से ज्यादा बिरला मंदिर रोड के नाम से प्रसिद्ध है। पहले दरियापुर जो था वो उसी नाम से वो जाना जाता था, लेकिन अब दरियापुर पटना कॉलेजिएट के आसपास के ही इलाके को कहते हैं और इस इलाके का नाम ही पड़ गया बिरला मंदिर रोड। तो बिरला मंदिर रोड पर विनोदानंद झा उद्यान नाम था, पार्क था। एक पार्क था सामने में जिसका बिहार के मुख्यमंत्री श्री विनोदानंद झा जी के नाम पर था, विनोदानंद झा उद्यान। उसके सामने से जो रोड जाती थी तो 3-4 मकान के बाद, पहला एक बंगाली का मकान था मुखर्जी साहब का, उसके बाद दो मकान, एक पेशकार साहब थे जो सटे हुए थे, नंदन सटे पेशकार साहब उसमें रहते थे, और एक मकान था, शायद 3 मकान के बाद नंदन भवन पड़ता था। नंदन भवन 3 द्वार था, मुख्य 3 द्वार थे। पहला जो पश्चिम के तरफ से देखें तो पहला बड़ा वाला दरवाजा, बड़ा गेट था, वो व्हाइट कलर का था। उसमें मेरी याद में जब हम उसको पुरुष खंड या जेंट्स सेक्शन कहा जाता था, मर्दानी किता और जनानी किता। लेकिन मेरे समय में वो मर्दानी भी नहीं था, वहाँ भी परिवार थे, इधर भी परिवार थे। राइट, नाम है, नाम तुम्हारे समय में बहुत बदल चुका था। जी जी जी। मजली नानी हिंदू मौसी थी। अरे वाह, ये किसको मैं देख रहा हूँ? नीता। खुश रहो। तो चलो आगे चलो। अच्छा जी, आज बड़े वाले में मंझले नाना का परिवार रहता था, और दाहिने 2 खंड अगर उसको ब्रॉड माना जाए तो सेकंड वाला थोड़ी ऊंची सीढ़ी चढ़कर जो पहला एंट्री होता था वह नाना का ऑफिस रहता था, और उससे के बाद फिर और पीछे का भी नाना के उस खंड का करेंगे डिटेल में। और तीसरा था ड्योढ़ी का दरवाजा, छोटा था जो सबसे छोटा, वो ड्योढ़ी कहलाता था। हाँ, तो ड्योढ़ी की तरफ से एक एंट्री होती थी। तो इस तरह से 3 एंट्री उस घर में था। नाना का ऑफिस थोड़ा 3 सीढ़ी चढ़कर ऊपर था, और तीनों तरफ परिवार रहते थे। नाना, अब तुम लोग को एक राज की बात बता देते हैं। लाल साहब चचा अभी स्क्रीन पर है। लाल साहब चचा, रंजन चचा, लखन चचा कभी पिक्चर जाते थे तो 2 आना पैसा दे देते थे कि भाई ड्योढ़ी वाला दरवाजा खोल देना जब हम लोग आएंगे। ऐसे दोनों सेक्शन बीच में जुटा हुआ था, दरवाजे, मेन दरवाजे से भी दोनों सेक्शन जुटा था। लेकिन अनुशासन प्रियता नाना की ऐसी थी कि समय पर आना, समय पर पहुंचना, इस डर से लोग उस तरह का 8 बजे गेट बंद हो जाता था। वो तो 9 बजे बंद, हम लोग, मेरी याद में 8 बजे ही बंद। लेकिन ड्योढ़ी खुल जाता था। ड्योढ़ी खुल नहीं जाता था, खोला जाता था। पहले से उसका कॉन्ट्रैक्ट हो कुछ जाता लोग बताते हैं कि छत पर से दोनों छत भी ऐसा जुटा था कि मामा और मामी लोग की बातचीत हुआ करती थी। अभी हमको नहीं पता है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि छत पर चढ़ने से पुरुष उस पर भी स्मगलिंग होता था। हाँ, ऊपर, ये हम नहीं देखे, ये मेरे अपना अनुभव नहीं है, लेकिन कि कुछ जेंट्स लोग लाए तो जनानी खंड में भी वो ट्रांसफर होता था छत के द्वारा, ऊपर से उठता हुआ था। तो लेकिन ये मेरा अनुभव नहीं है, ये सुनी सुनाई बात है, इसके बारे में नहीं कर सकते हैं। मेरे अनुभव में मोती दी हमको छत पर ले जाके कंकाल का ढक्कन खोल के बॉक्स में हमको डराती थी बचपन में
पढ़ाई भी तो उनका मेडिकल साइड से है मोती दी ना। बहुत डराती थी, जब ले जाती थी बहुत प्यार से ले जाती थी और बॉक्स खोल देती थी। आज सबसे पहले मैं अपने नाना जी के बोलू क्या कहते ना स्वर्गीय श्री नंदन सहाय जी श्री अवध बिहारी लाल जी के 5 पुत्रों में तीसरे स्थान पर थे। इनका जन्म 1863 में शायद हुआ था। जैसा तो फैमिली ट्री से पढ़ने को मिला। और 1981 की जनवरी में हुआ है। नाना जी की 5 भाइयों में इनका स्थान तीसरा था, इसलिए सभी लोग संजला बाबू के नाम से उनको ज्यादा बुलाते थे। हम लोग नाना कहते थे और हमारा बड़के बाबू छोटा बाबू सभी बाबू जी ही उनको कहा करते थे। 3 बहनें भी थी, 3 फूआ भी थी। अब उनका ऑर्डर क्या थे पता नहीं है ठीक से। मान लो छोटकी फूआ बड़की फूआ ऐसे बताया करती थी, लेकिन उनका ऑर्डर सभी सिबलिंग्स में कैसे रहा था ये ठीक पता नहीं है। बिहार शरीफ वाली फुआ नानी सबसे छोटी थी। सबसे छोटी थी। छोटी नानी पता बिहार शरीफ वाली। हाँ छोटी दादी, छोटी फुआ दादी। और एक देवघर से आते थे फूफा जो कि एकदम गहलों बोलते थे, भागलपुर के थे। भागलपुर के भागलपुर वाले फूफा के घर भी हम गए, फिर भागलपुर मजा फूफा थे। फूफा थे। महेश चाचा बोला करते थे कन्याइन। और उनकी एक चीज याद है, वो माँ के हम लोग यहाँ जब भी आते थे कहते थे, माँ पूछती थी खाना बना रहे हैं तो लड़की के घर का खाना नहीं खाएंगे, लड़की के पैसा का हम पैसा देते हैं, बाजार से मंगाओगे वही तब बनाओ तब खाएंगे। माँ बोलते थे एक ही बात है, लेकिन वो कहते थे कि नहीं मेरे लिए खासकर बाजार से मंगाओ। तो वो फूफा जी का वो बात याद है कि वो खाना खाते थे जरूर, लेकिन कहते थे मेरे पैसे से सामान मंगाओ और तब बनाओ। नाना को उनके परिचित लोग खासकर वकीलों के क्लाइंट, वकील, मोहल्ले के लोग सभी बिरजू बाबू के नाम से बुलाते थे। दूसरे वकील थे बिरजू बाबू थे, वो अलग फेमस थे, लेकिन वो नाना को सभी बिरजू बाबू नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 3 होते थे। हाँ यस, कदम कुआं में और लोग थे बिरजू बाबू। तो इसीलिए इनको बिरजू बाबू कहा जाता था। एक वकील थे जिनको जानते हैं वो शायद बिरजी बाबू कहा जाता था। ऐसे तो नाना अपने पूरे सामाजिक दायरे में इतने प्रसिद्ध थे कि उनका परिचय किसी को देना नहीं पड़ता था। उनका नाम ही काफी था, परिचय का मोहताज नहीं था। नाना से रिश्ता होना हम लोग के लिए भाग्य की बात थी। हम लोग अपना परिचय जब देते थे तो हम लोग का भी महत्व बढ़ जाता था। जिनको परिचय बताते थे तो हम लोगों को भी वो उतना ही नहीं थे, हम लोग अरे उषा तुम्हारी माँ भी गोल्ड मेडलिस्ट थी। जी पता है, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट थी। और वो संजला बाबू फेमस थे आर्गुमेंट के लिए और क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। जी वो सब ये दोनों जो है तो उनका ये था, इनसे कोई अच्छा सिविल कोर्ट में नहीं था। सबसे पहले अब उनकी व्यक्तित्व, अब जैसा जैसे हमको याद आ रहा है तो पहले व्यक्तित्व के बारे में बताएं। पहले फिजिकल अपीयरेंस, नाना बहुत लंबे नहीं थे लेकिन कम हाइट के भी नहीं थे। मेरे अंदाज से वो 5 फीट 9 या 10 इंच के आसपास रहे होंगे, या 5 फीट 8 या 10 के बीच में लंबाई रखी होगी। न मोटे थे न मोटे थे। चेहरे पर एक अलग आभा थी, रंग साफ था, चेहरे पर एक अलग। तुम नाना के माँ को देखी थी या नहीं? उसे प्रणाली नहीं रे, नाना की तुम्हारी प्रणाली जिसमें लाइब्रेरी था ना नाना का, वाले दरवाजा में उस रूम में रहती थी। बीच वाला जो दरवाजा था खपड़े था, खपड़े उसी में रहती। खप्पर का छत था पहले, खप्पर का छत था जी। और हम लोग जो भी जाते थे सबसे पहले वहीं जाते थे। हम खगड़िया से आते थे छुट्टी लेके, और हमारे गार्जियन लाल साहब चचा थे, पटना कॉलेज में हम पढ़ते थे। उनके चेहरे पर एक अलग तेज था, आंखें बहुत शार्प,
नाक लंबी और कान भी बहुत लंबे, कान भी काफी बड़े थे और नाक लंबी, आंख बहुत तेज लगता था कि अंदर तक भेद के मस्तिष्क को पढ़ रहे हैं। सामने वाले के दिमाग को भी वो लगता था कि वो उनकी आंखें पढ़ लेंगी, और अगर उनके पूछने पर, कोई सवाल करने पर कोई बहाना बनाए, इधर उधर की बातें करे तो तुरंत पकड़ लेते। जिरह उनका ऐसा पक्का जिरह होता था कि सामने वाले को सच उगलना। अरे भाई वो तीखी आंखों के साथ ही साथ नाना की याददाश्त भी बहुत तेज थी। एक बार पहले जो बात बोल दी गई वो बहुत दिन तक याद रहती थी, इसलिए उस बात से हटके दूसरी बात करना भी मुश्किल होता था। और उनका प्रश्न पूछने का तरीका था बिल्कुल सीधा सपाट, और वह उत्तर भी चाहते थे कि वैसे ही सीधे सपाट। सब नाना ज्यादातर कपड़े सफेद पहनते थे, घर में सफेद पहनते थे, उनके चादर भी सफेद होते थे, तकिया में खोल भी सफेद, चादर में बिल्कुल सिलवट नहीं होता था। ऑफिस में जो कुर्सियां लगी होती थी, लकड़ी की कुर्सियां, उन पर सफेद खादी का चढ़ा रहता था। और वो हर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के बाद वो नया सिलाता था। माँ को जिम्मेवारी देते थे कि गांधी जयंती पर खादी खरीदवा सिला दो, और माही का ये काम रहता था कि कुर्सियों का सभी खोल सिलवाना। गंजी भी जो पहनते थे वो रेडीमेड गंजी नहीं, बल्कि सिला खादी का ही सिला हुआ गंजी, जिसके हाफ बांह हुआ करता था, हाफ बांह वाला खादी में सिला हुआ गंजी। कभी कभी दोपहर के समय वो बरामदे में आराम किया करते थे। दो सफेद तकिया लगाकर सिर काफी ऊंचा होता था, और तब वो आराम करते नहीं लगाते थे मसनद, ऊंचा मस्तक, इससे उनके गर्दन में कभी कभी दर्द भी होता था। इस कारण 1863 और दादा रात में कैंप कॉट पर सोते थे जिसमें मच्छरदानी व्हाइट फ्रिल वाला रहता था। जब कोर्ट के लिए तैयार होते थे तब उनकी पर्सनैलिटी अलग ही थी। कोर्ट के लिए बिल्कुल सफेद कमीज, पैंट और कोट। अरे उषा, तुम्हारे टाइम में दादा का रूटीन आता था कि नहीं? वो कोर्ट जाते थे फिटिंग में बैठ के, जी, वो पैदल कभी प्यारे लाल का फिटन होता था, प्यारे लाल टाइम पर चला आता था, टाइम पर आता था, फिटिंग से जाते थे। और बाद में उनके क्लाइंट लोग कार लेके भी आते थे, मतलब पैदल कभी नहीं वहाँ कोर्ट कभी पैदल जाना नहीं हुआ था, हमेशा फिटिंग पर या कार पर ही जाते थे। उनके पास कोट भी अच्छे अच्छे कोट थे, और बहुत गर्व से दिखाते थे कि देखो यह मेरा 1942 का कोट है, यह 1942 का कोट है। अगर उसमें थोड़ा सा सिलाई उभर गया तो माँ को कहते थे कि इसमें रफू कर देना अच्छा से, इसको रखते थे बहुत अच्छी तरह। एक घड़ी थी, जब वो बाहर निकलते थे तो वो घड़ी उनके पॉकेट में रहती थी, जिसमें चेन लगा हुआ था, उसी से समय देखते थे और बोलते थे दिस इज माय मैचलेस वॉच। और बिल्कुल सही समय पर गिन कर चाबी लगाना, कितनी बार चाबी जाएगा उसके स्प्रिंग के लिए, वो बिल्कुल एक नियत समय पर चाबी लगाते थे। तो इस तरह से बाहर जाने में कोट वगैरह भी पहनते थे, अच्छे कोट थे, और पूरे वेल ड्रेस्ड होने पर बहुत स्मार्ट, बहुत ज्यादा स्मार्ट होकर एक अलग पर्सनैलिटी दिखती थी। जहाँ बैठते थे अगल बगल के लोग प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाते। मतलब बहुत स्मार्ट और प्रभावशाली व्यक्तित्व था। अब नंदन भवन में से मैं उस सेक्शन का बात करूंगी जिसमें नाना रहा करते थे। तो जैसा पहले बता चुके, 3 सीढ़ी चढ़कर नाना का ऑफिस था, ऑफिस से सटे एक छोटा रूम था जिसमें लाइब्रेरी भी थी, अलमीरा में लोहे के लकड़ी के अलमीरा में लॉ की किताबें थी, स्टील का अलमीरा भी था, शायद एक आयरन चेस्ट भी था जिसमें पैसे वगैरह रखते थे। यह कंफर्म नहीं है लेकिन शायद ऐसा था। उसमें कभी आराम करने चले जाया करते थे उस सेक्शन में। तो बाहर के दोनों रूम में सटा हुआ था,
और देवरी से आने पर एक नल था जिसको पैर धोते ही वापस आता था, और वहाँ पर गुलाब का एक बना हुआ क्यारी जैसा था। फिर सीढ़ी उतर आंगन में पिंडा पता नहीं क्यों कहा जाता था, बड़ा तुलसी चौड़ा था, लेकिन पिंडा कहते थे। क्यों कहते थे तो बड़े लोग बता पाएंगे। हम उसको चावल देने जाते थे, बड़ी नानी का खुद्दी नानी बोलती थी। परनानी का था, परनानी उस पर देने जाती थी। अब परनानी रोज वहाँ पर हम रहते थे तो हमसे बड़ी नानी डलवाती थी और रख के आओ चावल तो शाम को दिया जाता था, लेकिन उसका नाम पिंडा। लेकिन दादा कैंपस पर बहुत दादा पलंग पर सोते थे। पिंडा जो है ना जी, पीछे वाला जो 3 कमरा था वो हम लोग के टाइम में दीदी, हम लोग के टाइम में दादा ये बात की बात कर रही है, उसका जब पार्टीशन हो गया उसके बाद की बात कर रही है उषा। अरे वो दीदी उषा बात कर रही है जब पार्टीशन हो चुका था। अच्छा, उसके बाद अभी पार्टीशन नहीं, पार्टीशन के पहले अभी नाना इस सेक्शन में, पूरे सेक्शन में पूरे सेक्शन में हाफ आगे वाला ऑफिस के साथ उनका एंटी रूम जैसा था, बरामदा, बीच में आंगन के एक साइड में कुआं, और पीछे में 3 कमरे। एक कमरे में भंसा घर बोलते थे, वाले में वो सबसे मिला जुला करते थे, जो कॉर्पोरेशन की तरफ खुलता था जिसका दरवाजा, और उसके बगल वाले में सोते थे। हाँ, तो इस साइड में आ चुके थे ना, जनानी अंगना में आ चुके थे, वो जनानी अंगना था पहले। शुरू से वही देखे हैं। नाना पहले जो है, पहले सबसे बड़ा हॉल जो बाहर था जिसमें मंझले नाना रहते थे, उसमें उनका ऑफिस काफी बड़ा था, बड़का हॉल कहलाता था। हॉल अभी भी हॉल है। हॉल में जो है उनका चैम्बर था और सोफा लगा हुआ था किनारे, और उसके बगल में जो लंबा सा ये था उसी में सोते थे, उसमें पलंग लगा हुआ उस पर सोते थे। हाँ, लमका हॉल में दादा सोते थे। ठीक है, जो दरवाजा था जो उनके पूजा रूम का, उसी के पास सोते थे। और लाइब्रेरी अलग से छोटा रूम में नहीं था वो पहले, बड़का हॉल में था लाइब्रेरी। हाँ, वो बड़का हॉल में था। ड्राइंग रूम में ही लाइब्रेरी थी उनकी। वाले में उधर उषा, तुम जिस लाइब्रेरी का डिस्क्रिप्शन कर रही हो ना, वो तुम्हारे परनानी का रूम था, बाद में उसमें लाइब्रेरी हो गया। नहीं, वो कोना वाला रूम कहलाता था। नहीं, जिसमें परदादी रहती थी उसमें दादा का लाइब्रेरी। बाद में नहीं पार्टीशन के बाद ऑफिस हो गया। नहीं, पार्टीशन के बाद तो वो रूम चला गया छोटका दादा। अरे दीदी, तुम नहीं समझ रही हो, परदादी जिसमें रहती थी तो खपड़ैल छठा वो चेंज करके उसमें दादा का लाइब्रेरी आया, मोटी लोग वही मिलता था। और उषा जो बोल रही है कॉर्पोरेशन साइड वाले रूम के दरवाजे से उधर लोग मिलने जुलने वाले आदमी आते थे। जब जहाँ से हमको याद है वह उस समय से ही मतलब पता है। चलो पहले हम लोग उषा को सुन लें, उषा को सुन लें। नहीं, हाँ, एकदम ही ठीक बोल रही है। वो बीच से जो दरवाजा था उसमें से आते थे, कोना वाला में लाइब्रेरी था। मतलब कहने का मेरा ये है कि पार्टीशन के बाद वो छोटका दादा तरफ चला गया था। हाँ, बिल्कुल। नहीं, वो तो बाद में छोटका दादा लोग आए, बहुत दिन तक। आए बाद में, लेकिन जब तक छोटका दादा नहीं आए तब तक दादा उधर थे। उसके बाद बाद में तो दादा तब तो फिर इधर ही रहते थे। फिर तो दादा राजेंद्र नगर चले गए। राजेंद्र नगर तो थोड़ा बाद में गए। उसके पहले वही बीच वाले रूम में रहते थे। और जो बड़ी वाली फुआ थी हम लोग की, उनका फूफा का पेयर फोटो भी था, एकदम यंग, इतना फुआ भी थी सुंदर, वो भी था जनानी किताब में। पता नहीं वो फोटो कहा हो गया है कि नहीं है, पता नहीं।
बड़की बुआ का वो जो है ना सियाघर में था उनका, जो रांची हजारी- रहती पुलिस थी। वाला घर में जो दादा नहीं रहते नहीं, थे। हजारीबाग वाली फुआ, हाँ जो ओ नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। हम हाँ। लोग हाँ भाई उन्हीं की बात कर रहे हैं। लाली कमला दीदी। फुआ हम लोग देखे नहीं है, उनका नाम कमला था। अरे वो किशोर बाबू। कमला नहीं नहीं, बड़ी फुआ का नाम कमला था, ये तो बहुत बाद में शादी हुआ। हाँ कमला दीदी, बड़ी वाली फुआ थी कमला। कमला दी बहुत दिन तक तो रही नहीं। उसके बाद नहीं वही- नहीं, वो तो बच्चे भी नहीं हुए थे, बहुत कम दिन, क्योंकि फूफा शादी नहीं करते थे। अब फूफा बाबूजी के साथ पढ़ते थे दोनों आदमी, हाँ, हाँ, इसीलिए बाबूजी से अटैचमेंट फूफा का बहुत ज्यादा था। ब्रिज किशोर बाबू आया करते थे हर नंदन भवन दिसंबर सब में। फंक्शन में आते थे वो। और हाँ। दिसंबर में एजी ऑफिस की तरफ से आते थे, वो बजट सेशन कहलाता था। और हजारीबाग फुआ भी बराबर आती थी हम लोग यहाँ दरियापुर में, हमको तो याद है। जो ई वाली फुआ, अब तो वो भी नहीं है। हम लोग उनको भी हजारीबाग वाली फुआ कहते थे। अब बड़ी दादी लोग उनको भी हजारीबाग वाली मैया कहती थी, हजारीबाग वाली अले है, चाहे जो भी हुआ। हम लोग बड़ी मौसी कहते थे, और बड़ी मौसी जब भी आती थी ऐसे माँ से मिलती थी, मतलब सखी बहन जैसा मिल के रोती, मतलब आंसू आ जाते थे, इतने प्रेम से। हाँ अरे बाप रे, हम तो बहुत रहे हैं ना, रांची बराबर जाते थे अब फूफा से 3-4 महीना एक बार फूफा ऑडिट करने देवघर आए थे, तो रहे थे, तो हम हर बहुत साल आते ज्यादा थे। हम लोग अटैच हुए थे। हर और साल हमको आते। फोटो, हाँ राम दरबार का हमको फोटो दिए थे, हमारी शादी भी नहीं हुई थी 3-4 साल पहले। वो फोटो हमारे पास अभी भी है। हस्तरेखा विशेषज्ञ थे। हस्तरेखा तो थे ही, भूत को भी बहुत दिन किए थे। पूजा पाठ बहुत करते थे। हाँ भूत विद्या भी बहुत उनको सीखे थे। अब फुआ नहीं रही तब वो बहुत दिन बाद शादी, मतलब तुरंत में शादी नहीं हुई थी। अपने बताते थे फूफा, हमको क्या पता। जो देवघर में उतना दिन रह गए तो बहुत कुछ बात बताते थे। अरे भाई तुम लोग सबसे ज्यादा हम पप्पा के साथ रहे रांची में, जब एचईसी में थे ना, तो हाँ हर हाँ, हम सैटरडे भी। संडे जो है और जो वही खाते नारायण, पीते थे। जब तक हाँ बैचलर रहे तो वही खाना पीना होता था हमारा। हुआ इतना प्यार से खिलाती थी। रामू अम्बू भी, रामू तो हमारे जोड़ रामू भैया से अभी हमारी हाल में बात हुई है, और वो आजकल देवघर में ही हैं। कौन? अम्बू तो उन्होंने देवघर में है ही। रामू उनके देवघर पास, में है। हाँ उनके पास हरी भी देवघर में है। उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, इसलिए वो व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन हमारी एफर्ट है कि वो भी जुड़ जाएं। तो हरी भी है वहीं, उसका छोटा भाई रामू का देवघर में है। हरी भी देवघर में। अम्बू थी। अम्बू दीदी रांची में है। अम्बू तो रांची में है। हाँ अच्छा कहाँ उनकी पे है? अच्छा तुम लोग आओ कभी, तब देखेंगे। तो नाना के सिर्फ अगर नाना उषा तुम अपना कंटिन्यू रखो, नहीं तो हम लोग जो है हम लोग अपने टाइम में चले जाएंगे, तुम अपना कंटिन्यू रहो। नहीं अच्छा लग रहा है सुनने के। नहीं हम इसलिए बोल दिए, सबको साइलेंट कर दो। अरे जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है वो सबको साइलेंट कर दे। नहीं हजारीबाग वाली फुआ के बारे में हम बताना चाहते थे बस, और नहीं बोलना है। दीदी बताइए। अरे सुने तो तुमको बोलो। तो हमारे याद में जब नाना पूरब साइड वाला बनाते थे, आगे में ब्रिटिश, पीछे में रहने वाला, एकदम साउथ ईस्ट कॉर्नर पर था। एक कुआं था, बाएं तरफ कुआं था, और सीढ़ी से ऊपर जाने का था रास्ता, तो छत था। बरामदा के छत वाला थोड़ा नीचे था, इधर वाला छत थोड़ा ऊपर था। नाना का खंड में बाद में छोटी मामी जाके रही अब काफी दिन। छोटी मामी जब तक कि राजेंद्र नगर में घर नहीं बना था, राजेंद्र नगर वाला, छोटी मामी मोती दी, प्रभाती दी वगैरह रहती थी। और बहुत बचपन में ज्योति दी का उस आंगन से शादी का याद है, उसी आंगन में मरवा हुआ था, वहीं शादी की। उस शादी में 10 साल में भाऊजी हमको अकेले भेज दिए थे देवघर से पटना। हमारी उम्र सिर्फ 10 साल की थी।
हम 10 साल से कॉपी लेके जाते थे बाबूजी का। बाद में जब छोटे नाना का परिवार तो छोटे नाना का परिवार रोड साइड फ्रंट साइड वो लोग रहने लगे और नाना बैक साइड जो कॉर्पोरेशन की तरफ खुलता था उसमें नाना चले गए। तो मैंने बचपन में उनसे पूछा कि अब नाना ऑफिस कहाँ होगा, अब आप कहाँ ऑफिस कीजिएगा? तो नाना बोले कि हम जहाँ बैठेंगे वही मेरा ऑफिस हो जाएगा। देखते हो बस बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, बस ये उनका लाइन अभी तक याद है कि देखते रहो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, नियम है ऐसे कि लोग बदलते रहेंगे यहाँ। नाना की जो शादी हुई थी वो भी पटना में बहुत नामी परिवार मुंशी भवानी सहाय की परिवार में जो कदम कुआं में रहते थे, अथवा मार्केट के पहले और विपाल भवन राजधानी मार्केट के बगल में। हाँ, राजधानी मार्केट के। हाँ, तो वहाँ मुंशी भवानी सहाय जी का जो घर था वो घर भी बहुत बड़ा था। बाद में बहुत दिनों के बाद सौभाग्य मिला कि अंदर गए, माँ लोग बताती थी 23 कमरे थे। अब कमरे तो नहीं गिने लेकिन बहुत बाद में बहुत दिनों के बाद एक बार देखने का मौका मिला था। तो मुंशी भवानी सहाय जी भी पटना के नामी वकील में थे। तो जैसा वकील ही नहीं थे, वो पटना लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। तो उनके 5 लड़कियां थी। हमारी जो नानी हुई वो सबसे बड़ी थी 5 बहनों में। और नानी के बारे में मेरी माँ बहुत ज्यादा नहीं बता पाती है, इसलिए कि माँ कहती कि हमको खुद भी याद नहीं है, हमारे बहुत छोटपन में उनका डेथ हो गया, तो वो कैसी थी क्या थी नहीं पता। लेकिन नानी मेरी माँ का बचपन का कुछ साल काफी साल नाना जी के घर में ही बीता। और मौसी थी, बड़ी मौसी जिनकी लड़की पालती मौसी वगैरह थी, उनकी माँ तो मंझली नानी भी वहाँ थी तो केयर करती थी। मेरी माँ की छोटी संजली नानी जो बाद में रोहिणी भी चली गई, और शारदा नानी, प्रभा नानी वगैरह माँ की मौसी लोग थी। नाना माँ के जो नाना जी हुए मुंशी भवानी सहाय वो भी बहुत नाना, अब हम तुलना नहीं बता सकते कि कौन ज्यादा प्रसिद्ध था कौन कम, लेकिन वो अपने समय में बहुत ज्यादा उदारवादी, बहुत प्रोग्रेसिव फैमिली है, एडवांस्ड। लड़कियों की शिक्षा के लिए घर में ट्यूटर आता था, म्यूजिक के लिए मेरी माँ बताती थी कि म्यूजिक के टीचर आते थे, उन लोगों को म्यूजिक करने के लिए 3 ताल, ये ताल, द्रुत ताल वगैरह पता था। लड़कियों को बैडमिंटन की शिक्षा देने भी कहते थे, बैडमिंटन भी खेल सकते। तो माँ और बड़े मामा ये दोनों ज्यादा बहुत दिन ननिहाल में रहे। बड़े मामू चूंकि माँ के नाना जी के पहले माती थे, इसीलिए उनका अपने नाना के बहुत विशेष प्रिय पात्र थे। तो बड़का मामू और माँ ये दोनों बचपन में काफी दिन नाना जी के घर में रहे। तो माँ के बचपन की यादों में नाना जी का घर भी शामिल है। वो अक्सर नाना जी के घर के बारे में बताते रहती थी, जो कि बाद में जिनको बेचा गया था उन्होंने कहा था कि एक बार आके आप लोग अपना घर भी देखिए। तो वो हम लोग के घर आए थे और फिर हम लोग सब गए थे वहां देखने के लिए कितना बड़ा घर रहा था। कुछ बड़े होने के बाद नाना तो 4 बच्चे हुए। 4 बच्चों के बाद नानी का डेथ हुआ। हम लोगों की जो नानी उनका डेथ हुआ किस साल हुआ पता नहीं, 1930 से 36 के बीच में कभी हुआ या कब, याद पता नहीं है। लेकिन 4 साल की थी माँ। आपने बताती है कि हम 4 साल के थे तो मेरी माँ मर गई, लेकिन जब 6-7 साल की तो बताती है कि उस दिन हम अपना बाल लंबा लंबा खींच के रोए, जिस दिन हमको सब कुछ बताया कि हमारी तो माँ है नहीं, हम ही लोग हैं। तो 6-7 साल में उसको जानकारी हुआ कि अब उसकी माँ नहीं है, बहुत रोई थी। तो बताती है कि माँ के नाना जी बहुत मानते थे, माँ के नाना जी पढ़ने पर भी जोर देते थे। फिर वहीं से माँ का एडमिशन बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में हुआ था। नाना जी के घर से वहीं से वो स्कूल जाया करती थी। बाद में जब पढ़ाई ज्यादा एडवांस में आ गई तब फिर नाना के घर बिरला मंदिर रोड में माँ आ गई थी फिर बड़े होने के बाद।
बांकीपुर गर्ल्स स्कूल में थी। बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में माँ की हाँ, बाद में वो टीचर भी रह के रिटायर्ड थी। टीचर रह के वहीं से रिटायर की है। तो जब नाना के यहाँ आगे बिरला मंदिर रोड वाले घर में, वहां से फिर वो कॉलेज जाने लगी, पटना वीमेंस कॉलेज, जो उस समय बिशप चर्च, सेंट बिशप चर्च जो सेंट जोसेफ के पास है, वहां उसमें हुआ करता था। वहां वीमेंस कॉलेज बताती थी। और वहां जाने के लिए भी माँ को वहां जाया करती थी, तो उतनी दूर भी माँ को सवारी से ही जाती थी। माँ का मैट्रिक में रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ था और उनको गोल्ड मेडल भी मिला था। बिहार में गोल्ड मेडलिस्ट थी। हाँ थी। और वो गोल्ड मेडल भी प्योर गोल्ड था, बहुत चमकदार। बाद में भी देखे, जब हमारा रिजल्ट हुआ हम भी गोल्ड मेडल मिला। में भी टॉपर रहे, बीए एमए में भी टॉपर रहे। नाना के पास जब रिजल्ट लेकर गए तो नाना ने एक बात कही कि अगर विमल को इस तरह से हम पढ़ाते तो वो भी ग्रेजुएट टॉपर के साथ। उनको इस बात का अफसोस था कि माँ की शादी जल्दी होने के कारण पढ़ाई बाद में उतनी अच्छी नहीं हो सकी। सिर्फ एक ही लाइन में बहुत से बोले कि अगर विमल को ऐसे ही पढ़ाते तो वो भी टॉपर ही होती। तो बहुत खुश हुए थे इस बात से। और बताते थे कि परिवार में उस समय जल्दी शादी करने का प्रेशर रहता था, इस कारण हमको बिमला की शादी मैट्रिक के बाद करनी पड़ी, नहीं तो हम ग्रेजुएट बना करते। तो उनको लड़कियों की शिक्षा के लिए भी नाना को बहुत हाँ, सबको इंसेंटिव देते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा करो। माँ को कहते थे लड़कियां हैं तो क्या है, अच्छे पढ़ाई करो, इन्हीं का धन, यही धन बहोगी, इन्हीं पर गर्व करोगी तुम बाद में। नानी जी की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई, लेकिन नाना ने बाद में कभी दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि इतना बड़ा परिवार था, वो पूरे परिवार को ही अपना समझते रहे। और उनके मन में किसी बात का दुख था या ऐसा क्योंकि वो सागर की तरह गंभीर भी थे, क्योंकि उनके अंदर की बात को नहीं जान सके कि उनको अपना 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 पत्नी नहीं होने का जो वियोग होता है, इस बात को भी व्यक्त नहीं किया। बड़ी मौसी के शादी के बाद डेथ होने का, इसका जिक्र भी कभी हम लोगों से नहीं किया करते थे। लेकिन माँ कहती थी कि अंदर ही अंदर उनको ये सभी चीजें और स्ट्रेस भी था, इस कारण उनको डायबिटीज जल्दी हुआ था, कम उम्र में उनको डायबिटीज हुआ था। नानी के बड़ी मौसी के मरने के बाद, बड़ी मौसी का वैसे माँ को याद था, बड़ी मौसी की शादी के समय बहुत छोटी थी, लेकिन बड़ी मौसी का याद था, तो कमला साहब, और उनको याद था। लेकिन हम लोगों ने इन्हीं मौसी को देखा जो आती थी, ये बड़ी मौसी, और ये उतना ही प्यार दी जितना कि कोई अपनी बड़ी मौसी देती होगी। प्यार से कमल करते हैं। नाना के दो बेटों में नंदन सहाय जी, जो मेरे बड़का मामू, वो सर्विस की पढ़ाई, उनका भी एक अलग व्यक्तित्व है। उनका व्यक्तित्व पर चर्चा तो उनका पढ़ाई में भी इतना एक अलग लेक्चर, एक अलग चैप्टर भी है, इसी से शायद शुरू हुआ है हमारा सहायक सेतु। तो पहले टीएनजे कॉलेज था, टीएनजे कॉलेज में रहे पढ़ाई प्रोफेसर। जब देवघर कॉलेज बना तो फाउंडर प्रिंसिपल होकर देवघर कॉलेज आए, और हम लोग बराबर कभी कभार जाया करते थे। भैया की शादी में गए, और भी कभी जाते थे। बहुत दिन के बाद जब बड़का अकेले भी रह रहे थे, जब ऐसे काशी में रहे थे लास्ट में, लेकिन उससे पहले जब रह रहे थे देवघर में, तब एक बार हमको जाने का मौका मिला। मेरे अंदर में एक लड़का पीएचडी जो भवर पोखर के नाथ परिवार का लड़का था, का घर बनाता है, वो भी बड़का मामू से तो बराबर कहता था कि मैडम मेरे पीएचडी के बाद चलिएगा आपको मिल बड़का मामू से मिले। योगेंद्र का परिवार रहता था, खाना थोड़ा कम पड़ रहा था उस समय,
तो उनसे भेंट मुलाकात उस समय वही हुई है। उसके पहले वो पटना आते थे जब बउआ भैया पार्टी पार्टी था, यहाँ भी आते थे, बड़का मामू बड़की मामी दोनों आते थे, होती थी। देवघर में वही हमारे लगता है कि देवघर उसी बार गए थे तो उनसे मुलाकात हुई। और बड़का मामू के फिर पूरे परिवार है क्या, उनका अलग एक चैप्टर होगा। सब चैप्टर सभी एक से एक करके नाना का गर्व थे। अरुण भैया का एग्जाम्पल हम लोगों को देते थे, उसकी राइटिंग देखो कैसी मोटी जैसी राइटिंग है, ऐसी राइटिंग तो दिल सीखो और वैसी ही राइटिंग। तो हमने अरुण भैया भैया को बराबर रेणु दी बराबर पटना में बहुत लंबे समय तक बड़ी दीदी रेणु दी रही, अमीर लाल के दुकान में, तो आना जाना बराबर लगा रहा। कभी ऐसी छोटी छोटी यादों का एक अलग अगर मीटिंग होगा तो सभी का यादें सभी से संबंधित है। नाना का कर सत्तू याद है, सभी समय याद बीत जाएगा। चीनी और सत्तू थोड़ा। नाना की दिनचर्या शुरू होती थी बहुत जल्दी सुबह में। वो 4:30-5 बजे उठते थे, उसके बाद 4:30 में पक्का उठ जाते थे। 4:30 और योग प्राणायाम करते थे, छत पर टहलते थे, फिर नहाकर पूजा किया। नहीं, बाद में वो लॉन जाते थे टहलने, लॉन का 2 चक्कर लगा के आते थे। शाम को जाते थे। कुछ सुने हैं उनका रामायण गाते हुए बाघ के छाल पर आबरूस का चौकी। और सुबह में 7:30 बजे नहा धोकर हल्का सा सत्तू का बनाते, मीठा सत्तू उनको पसंद था, लेकिन बहुत थोड़ा सा एक छोटा सा गोल बना देते थे, सत्तू में गुड़ घी दूध सना हुआ खाते थे। फिर ऑफिस में बैठते थे, 2 घंटा ऑफिस का काम किए और 10:30 के आसपास हल्का खाना, 2 हरी सब्जी, फुलके, दही, साग। के चैम्बर के ड्रॉर में बराबर ड्राई फ्रूट रहता था, ड्राई फ्रूट हम लोग खूब खाए और फूला चना। और पीछे वाले जब वो पीछे रहने लगे तो कई तरीके का, जिससे और वो चम्मच दिखाते। लेकिन जब वो बाहर रहते थे ना, बड़ा वाला हॉल उनका ऑफिस था, तो हम लोग सबको इंतजार करते थे। उनके खड़ाओं का खटखट खटखट जो बजा तो सब लोग चौकन्ना हो गए, आके सबको मिश्री किशमिश बांटते थे, सब एक आदमी को जाके देखते थे, सबका हाल चाल लिए। बाद में बड़ी दादी को दिन का खर्चा का पैसा दे के चले गए। एक बार वो चले गए, फिर किसी से मिलना मुश्किल, फिर रात में फिर नेक्स्ट डे ही मुलाकात उनसे हो सकती है। रात को उनका जो डिसिप्लिन्ड लाइफ था ना, रूटीन 7:30 बजे कहते थे लोग पट बंद हो गया, 7:30 बजे फिर रूम में गए, फिर शायद कुछ प्राणायाम करते थे। हरिद्वार से कुछ ब्रोशर मैगजीन पतली पतली आती थी, उसको भी पढ़ते थे। और अखंड ज्योति, अब याद नहीं हमको वो नाम नहीं, लेकिन कुछ वो पढ़ते थे, उसको बताते भी थे। ऐसे उनके प्रिय किताबों में विवेकानंद का काफी संग्रह था, और विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के भी वो ऐसे तो कामता सखी उनके गुरु थे, लेकिन वो विवेकानंद और रामकृष्ण हंस का भी पिक्चर बहुत प्रभावित थे उनसे, बहुत प्रभावित थे। एवरी संडे रामकृष्ण आश्रम जाते थे, बराबर। और रामकृष्ण मिशन वो जाते थे पटना में भी, देवघर आते थे हर संडे को सुबह में पूजा करने के बाद कुछ नाश्ता करके वही रामकृष्ण मिशन जाते थे। रामकृष्ण मिशन के बोर्ड में भी थे, और देवघर जब आते थे तो देवघर के रामकृष्ण मिशन में जाते थे संडे को जरूर, और वही दिन भर बिताते थे। और बीच बीच में हम लोगों को विवेकानंद की किताबें देते थे पढ़ने को,
कि ये पढ़ो किताब, और अगर नहीं पढ़े तो कुछ दिन बाद पूछते थे कितना पढ़ा और क्या पढ़ा बताओ उसमें से, तो बिना पढ़े बता भी नहीं सकते थे, इसलिए उनके लिए वो किताब हम लोग उनको पढ़ना भी जरूरी रहता था। बहुत इम्प्रेस थे विवेकानंद की लाइफ से, और हमेशा कहते थे कि रामकृष्ण मिशन में जाकर बैठो तो कितनी शांति मिलेगी, मेडिटेशन का जगह है बिल्कुल। तो वो मेडिटेशन भी अच्छा करते थे, मेडिटेशन के कारण ही शायद उनको डायबिटीज होते हुए भी रूटीन लाइफ, खाना पीना में संयम, संयम क्या मीठा तो लेकिन खाते थे। तो मीठा तो हमने शहद भी देखा है, मीठी बिस्कुट भी देखा है, सभी खाते पसंद था उनको। बहुत गुड़ का खाते तो मिश्री भी थोड़ा खा ही ले। योग के बल पर वो इतने समय तक उनकी मेमोरी भी शार्प रही, और ऐसे कोई बहुत मेजर फिजिकल प्रॉब्लम जिसको डायबिटीज के कारण होता वैसा नहीं था। पैर वैर में उनको एक्जिमा हुआ था, पैर में एक्जिमा हुआ था, 1-2 बार तबीयत भी खराब हुई। जब तबीयत खराब होती थी तो हम लोग दिन भर वहाँ रहना पड़ता था कभी कभी नाना को देखने के लिए। ऐसे तो हम लोग को बचपन में 3-4 कई साल जब एकदम छोटे थे, माँ स्कूल जाती थी, घर में कोई नहीं है देखने वाला, तो नाना के यहाँ छोड़ आते थे पापा, और शाम को माँ स्कूल से लौटते समय सभी को ले आई। दिन में बड़ी नानी का खाना बनाती थी, वो खाना हम लोग खाते थे। नाना का टिफिन जाता था। बड़ी नानी अपने खाना नहीं बनाते थे कभी भी, बड़ी नानी बनाई नहीं। रामू जो था तो कंजली माँ और मंजली फुआ, ये 2 जब तक रही तब तक रसोई उन लोगों के जिम्मे रहा, उन्हीं लोग के जिम्मे था। और इस तरफ आने के बाद लेकिन बड़ी नानी नहीं, रमुआ बनाता था। रमुआ बनाता, बड़ी माँ से नहीं होता था, कभी बनाई नहीं, वो काफी वो कभी नहीं बनाई। देखभाल, वो घर चलाती थी, घर की मालकिन थी, बाकी कभी खाना बनाई नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव ये जो है तो उनका था। तो वो शायद फुफेरी चाची हुआ करती थी। नाना की फुफेरी भाभी। हाँ, फुफेरी। तो जब बचपन में हम लोग को वहाँ छोड़ देते थे तो दिन में खाना खाए, शाम को फिर माँ स्कूल से आते हुए हम लोग को लेकर, हम मुक्ता लता नहीं था, 4 शायद जाते थे, तो बड़ी नानी बोलती थी कि चारों आ गई, चारों बकरी मेरी आ गई। और फिर लौटते समय शाम को नाना के आने के बाद ही हम लोग कभी कभी ज्यादातर लौटते थे, नाना से कुछ हल्की फुल्की बात हुई। नाना का रात का खाना भी बहुत जल्दी होता था, 7-8 बजे के आसपास शायद हो जाता था, और माँ को कुछ अच्छा बनाती थी, नाना के लिए भेजना है तो बोलती थी कि बिल्कुल समय पर ले जाओ ताकि बाबूजी खा ले, ऐसा ना हो कि बाबूजी का खाना खत्म हो जाए, और खाना पीना पूरा कर ले, दोबारा वो नहीं खाते थे। और इस तरह से उनका घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र भी 7:30 के बाद उनसे भेंट नहीं कर पाते थे। तो ये तो उनकी दिनचर्या हुई। पेशा तो सब जानते हैं, जैसा पेशा में वो बहुत ही सफल वकील में थे, सबसे नामी वकील में थे, महंगे वकील, लोग कहते हैं कि सबसे पटना के महंगे वकीलों में थे, उनकी फीस बहुत महंगे भी थे और बहुत लोगों का केस वो फ्री कर देते थे। जो गरीब आदमी होता था जिसके पास पैसा नहीं है और वो कन्विंस थे उसके केस पर, तो उसका फ्री वो करते थे। बोलते थे इस घोड़े की कीमत 1000 रुपए है, तुम 1 मिनट खड़ा करो कोर्ट में या 1 घंटे खड़ा करो, लेकिन 1000 रुपया वो तुमको देना है। उस जमाने का नो हिगलिंग। हाँ, तो वो नाना का ये चीज, लेकिन समझाते थे कि कभी भी बोलो तो इतना एम्फेटिकली बोलो कि बोलने सामने वाला जो प्रतिपक्षी वकील था उसके मुंह से कुछ निकल नहीं पाता था। बोलते थे कि बोली में इतना दम, और बहुत एम्फेटिकली वो अपना स्ट्रांगली पॉइंट रखते थे, उस पॉइंट के आगे उनकी जीत निश्चित रहती थी। वही हमने कहा, फेमस थे आर्गुमेंट और क्रॉस एग्जामिनेशन की। क्रॉस एग्जाम, हम तो उनके कोर्ट में, उनके बहस और क्रॉस एग्जामिनेशन वाले कोर्ट में गए हैं 1-2 बार, सुना है उनको। हम तो भाई कई बार सुना है उनको, तो उनका जवाब नहीं था आर्गुमेंट में। उन्हीं के एक क्लाइंट थे अजीज मियाँ। अजीज मियाँ वो नेवरा स्टेट के जमींदार थे और उनको लिटिगेशन बहुत था, तो उनका सारा मुकदमा संजले नाना देखते थे, और अक्सर वो आते थे तो बैलगाड़ी से आते थे और गल्ला काफी लेके आते थे।
तो अजीज साहब बाद में उनके मुकदमा पापा भी करते थे, इसलिए हम लोग के यहाँ भी अजीज साहब आते थे। बिहार विद्यापीठ सदाकत आश्रम, इनका भी सारा केस संबंधित नाना ही किया करते थे। नाना अरे और तो और राजेंद्र बाबू के स्टेट का भी केस दादा करते थे। हाँ बिल्कुल, उनके बेटे पटना नगर निगम का मृत्युंजय प्रसाद हमेशा आते थे। जी मृत्युंजय बाबू तो अरे लाल साहब चचा, इवन राजेंद्र बाबू आते थे जब प्रेसिडेंट थे ना, तो एक दो बार हमें याद है, तब हम चौथी क्लास में पढ़ते थे जी। तो पिछले वो ड्योढ़ी वाले दरवाजे से आते थे। अच्छा। और भाऊजी तो कहा हुआ राजेंद्र, तो हमरा सतुआ के पराठा खिलाओ। और उनके लिए सतुआ का पराठा, मतलब फिर बोलते थे कि से मिल के जाबो ना, तो ना वो ओकरा से के मिलते, वो ओकरा मिले के होते था सदाकत आश्रम आते, तो वो प्रेसिडेंट भी थे तो सदाकत आश्रम में ठहरते थे। और वो हम लोग के बड़े दादा के क्लासमेट थे, दोनों एक बेंच पर, नहीं रूममेट भी थे, रूममेट भी थे और एक बेंच पे पढ़ते थे कलकत्ता में, प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक ही रूम में दोनों रहते थे और एक बेंच पर भी पढ़ते थे, बैठते थे क्लास में, लॉ क्लास में। तो नाना के डेथ के बहुत साल के बाद हमारा अपना अपार्टमेंट सदाकत आश्रम के बहुत नजदीक है, जिस अपार्टमेंट में हम घर लिए हैं फ्लैट, तो टहलने के लिए सदाकत आश्रम जाया करते थे। तो वहाँ एक वृद्ध सज्जन से मुलाकात हुई, तो हमने परिचय पूछा, तो बोले मेरा नाम ब्रह्मानंद प्रसाद है। तो हम बताए कि मेरे नाना का भी बहुत संबंध था बिहार विद्यापीठ से, तो हम उनकी नतनी है उषा वर्मा। तो बहुत खुश हुए, इतने खुश हुए, फिर पूरा घूम कर दिखाए कहाँ नाना सोते थे, कहाँ कहाँ राजेंद्र प्रसाद सोते थे, कहाँ रहते थे, पूरा एक एक बात, कहाँ प्रार्थना सभा होती थी। मतलब नाना के मरने के 20 साल के बाद भी उनका नाम अमर था, और वो उनके परिचय से वो हमको इतना प्यार दिए। और जब भी वहाँ टहलने जाए तो आओ यहाँ बैठो, हम बैठ चाय तुमको पिलाएंगे, तुम भी नतनी हो, ऐसे करके बोलते थे। तो ऐसा नाना का मतलब व्यक्तित्व था, उसका क्या कहा जाए। नाना के डेथ का रात का हमको याद है, नाना का डेथ जो हुआ, नाना जनवरी 81 में उसका पहले ही जा चुके थे, जब उनका बहुत स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने लगा। तो राजेंद्र नगर में रहते थे, वहाँ मोती दीप प्रभाती दीप दोनों भाई साहब सभी डॉक्टर थे, सभी अच्छे से रह रहे थे। वहाँ रहने के बाद जनवरी में उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई, और एक समय ऐसा लगा जैसे वो कोमा में है। तो मिलने आया जाया करते थे हम लोग। माँ प्राय वहीं रहती थी। माँ को कहते थे कि माँ, जैसा माँ बताती हैं कि एक बार बचपन में विष्णुकांत झा के पास गए, तो विष्णुकांत झा से नाना पूछे कि मेरी बेटी का कैसा भक्ति है। बोले कि बबुनी के वाहन, बबुनी के घर पे जल्दी बाकी वाहन नहीं खे, और माँ जब तक सामने रहेगी आपकी नहीं आएगी। तो ऐसा नाना का विश्वास भी था। और जब राजेंद्र नगर में नाना की तबीयत बहुत खराब, रात पर वही, लेकिन अंतिम दिन वो आ गई थी। मेरी तबीयत कुछ खराब थी, मेरा डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था, तो घर आ गई थी। और उसी रात में 4:30 बजे अचानक वहाँ की दोनों खिड़की खुला और दोनों को लगा कि लड़कन बोला शब्द आया, और माँ नाना अचानक माँ के ही बिछावन के बगल में सोई हुई है, अचानक खिड़की बहुत कस के खुल गई, बहुत कस के हवा का झोंका आया, और जोर से माँ को सुनाई पड़ा बिमला। तो माँ उठ गई, बोली कि बाबूजी पुकारे हैं बिमला, बाबूजी चले गए, लगता है बाबूजी चले गए। उसी 4:30 बजे के करीब सुबह सुबह छोटका मामू आए वहां से, और आने के बाद बोले कि बाबूजी 4:30 बजे बाबूजी चले गए, और जाते समय ऊपर बिमला सब। तो लगता है कि नाना ने वहाँ बिमला कहा है, माँ यहाँ सुनी है, और बहुत तेज हवा का झोंका आया था, खिड़की तो खुल गया था, खिड़की खुल गई थी अचानक। और ऐसा मतलब अभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस दिन को याद करके। और बहुत दुख हुआ, मतलब माँ को अचानक ही लगा बाबूजी चले गए। एक संत आदमी थे, बाबूजी चले गए, और तुरंत बाद में 1 घंटा बाद मालूम हो ही गया। तो
उसका कुछ साल पहले से वरुण भैया आ गए थे पटना में। नाना जब राजेंद्र नगर गए थे तो वरुण भैया 1980 में शायद नाना का डेथ हुआ ना। 81 81 81 में 81 में। जनवरी के बाद, चाहे जहां तक हमको डेट नहीं याद है, 14 जनवरी के आसपास पकड़ा या तो 81 में हुआ, तब हम यहाँ थे नहीं, स्विट्जरलैंड में थे। तिलकुट सब कुछ टेबल पर था, वो लेने में हल्का सा गिर गए। वो स्टूल पर था राजेंद्र नगर के, और गिरे तो उनके पैर में फ्रैक्चर था। उनको ट्रैक्शन दी थी, प्रभाती दी घर में। वो कष्ट तो था, लेकिन वही 20-25 दिन माँ रोज जाती थी, आती थी। ट्रैक्शन में थे। हाँ, वो ट्रैक्शन में ऐसे करके पैर था। जिस दिन उनका डेथ हुआ उसी दिन नहीं गई थी, बस उसी का अफसोस है। नहीं, उस दिन में थी, रात में नहीं रुकी। आ गई थी। तुम्हारा तबीयत खराब था, बोली कि उषा का भी ऐसा हाल है, कैसे छोड़े। हाँ, उसको लग रहा था कि यह हालत है, डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में कैसे छोड़े। ये आई थी, लेकिन उसी दिन नाना को जाना था, तो ऐसे चले गए। फिर भी हम लोग गए थे। और वरुण भैया तब तक पटना में रहने लगे थे, उसी सेक्शन में, सेक्शन में। वरुण भैया के आने के बाद आंगन में बाद में पूरा बंटवारा भी हो चुका था। आंगन में पिंडा कपास से दीवार भी हो गया था। वरुण भैया ने उसको चेंज किया। वरुण भैया भाभी आई, काफी मतलब हम रोज का आना जाना लगा रहा। तीनों बच्चे, मिस्टू, सोनू, श्रुति, सभी रोज आते थे। वरुण भैया ने माँ को एक ही शब्द कहा कि फुआ ऐसा मत सोचिए कि बाबूजी चले गए तो कोई नहीं है, हम हैं ना, आप हमसे आइएगा मिलने, तो आपका नैहर है अभी। तो ये वरुण भैया माँ को भैया, वरुण भैया हम जब नाना को देखने गए मरने के बाद, तो वरुण भैया उनका हाथ पकड़े रो रहे थे। इतना रोना आया उस समय देखकर। बचपन से एक था कि जब अब खत्म हो गया गया, एक युग खत्म हो गया। और क्या बोले। और अब उषा काल देखो, और क्या। उषा काल यसान उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का चिरहास, अश्रुमय आनंद रईस मानव जीवन का। एक दिन गर्मी में नाना राजेंद्र नगर से आए। दरवाजा जब हम खोले तो नाना बोले कि तुम रो रही हो। हम बोले कि नहीं, हम सो के उठे हैं। बोले मेरे जीते जी तुम मत रोना। और खाली सोने से, गर्मी में सोने से आंख से आंसू गिरने लगा था। तो नाना का ये शब्द अभी भी याद है कि वो बोले कि मेरे जीते जी तुमको रोने की जरूरत नहीं है। और एक चीज है, बीमारी की अवस्था में भी माँ हमेशा बोलते थे, इसका भी अच्छा हो। खुशबू वाली जो है, उनकी सभी बच्चियां से कोई शादी अच्छे से हो, सब कुछ हो। तो माँ बोलती, आप सबके बारे में बोल रहे हैं, हमको भी तो 3 बेटियां हैं, कैसे शादी करेंगे सब। तो तुम चिंता नहीं करो, तुम बस पढ़ाओ, तुम्हारी बेटियों की शादी अपने आप होगी। तो ये उनका यही एक आशीर्वाद है, जो कि बाद में भी माँ को लगा। और सब माँ का सभी काम समय पर। लेकिन अब न नाना रहे, न माँ रही, न बड़का मामी। एक जनरेशन जो वाला जनरेशन था, बस ऐसा ही हम अपना बोलते हैं। और अपने बताइए, बस क्या करोगे, भगवान के आगे नतमस्तक। तुम्हारी माँ बिमला पुआ और बाबूजी या बिमला पुआ का प्यार हमने देखा शुभा या विवाह के शादी में। जिन लोग जहाँ पे जुटे थे, दोनों एक दूसरे को पकड़ के इतना क्या कहें, खुश और खुशी के लोग दूल्हा दुल्हन को छोड़ के सारा फोटोग्राफर उन्हीं दोनों पर पूरा फोटोग्राफर। हमको याद नहीं आ रहा है वो विवाह की शादी थी या विवाह की शादी में बिमला पुआ आई थी। उसमें हम भी गए थे पटना से। मौसी आई थी राजेश के साथ, और ग्रुप फोटोग्राफी हुआ था सब लोगों का। नीचे वाले जो मैदान था, उसी मैदान में। अब बिमला दीदी को लाने के लिए हम और कामता भैया शादी के बाद गोंडा गए थे। गोंडा से बिमला दीदी को लेके हम लोग आए थे। अयोध्या में ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ था, और पूरा वहाँ अयोध्या में रुकी रही गाड़ी रात भर। सुबह हम लोग फिर
हाँ वो तमाशा हुआ था, सब लोग परेशान थे। विमला बुआ की शादी किस साल हुई थी उषा? 46 में 47 है, 47 1946 में हमको वो याद आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा तो याद नहीं आ रहा है। सब लोग परेशान था कि विमला आई 48 नहीं, में विमला अभी हमारी तक माँ आई। की शादी हुई थी और 46 में मौसी की शादी हुई। 46 में हम 5 साल के थे और इतना पता था कि पुआ चली गए, पुआ आएंगे, पुआ आएंगे, पुआ आएंगे। हम लोग सब उनका इंतजार करते करते सो गए। घर में एकदम मातम सा छाया हुआ था और अयोध्या में गाड़ी रुकी हुई। हाँ तो दादा भी बहुत परेशान, इधर से उधर कर रहे हैं। जब ये लोग आए तो बाप रे बाप कैसी राहत, लेकिन हमको उतना समझ नहीं था, 5 साल के। भैया की शादी में देवघर हम लोग पहली बार गए थे। लेकिन हमको एक बहुत इम्प्रेसिव चीज जो याद है कि हमको जब स्कॉलरशिप मिला तो उस स्कॉलरशिप का एक कंडीशन था कि एक बॉन्ड देना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो बॉन्ड के लिए दादा ने देखा क्या है भाई, तो हम कहे दादा, तो वो कहे कि चलो उनका वकील जाना था। तो बोले नहीं नहीं नहीं, आज कोर्ट सब वकील को उन्होंने भगा दिया, कहा कि आप लोग कोर्ट में आइएगा, चैम्बर में मिलिएगा। और हमको अपने फिटिंग में बैठाया, चले गए डीएम के। तो डीएम के हाथ सब लोग खड़ा हो गया। डीएम एकदम प्रणाम करके झुका हुआ बेचारा 2 मिनट तक। फिर वो कुछ देखा और न देखा न था, दादा कागज दिए, डीएम फट से उस पर साइन किया, देखा तक नहीं कि उसमें क्या है। और डीएम का सब लोग जो है बता रहे हैं, उसका ये आ रहा है, कहा जाए अरे है भाई तुम लोग जाओ। दादा बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बहुत दिल के बहुत बड़े। उषा तुम्हारा टॉक बहुत बढ़िया रहा और बड़े बुजुर्ग का उसके बीच बीच में सजेशन आने से माहौल और भी ज्यादा अच्छा हो गया। मेरा एक्सपीरियंस आप लोग से कम ना होगा, आप लोग ज्यादा है। अर्जुन भैया जानते रहे, नाना हम जब भी जाते थे ना उषा तुम्हारे घर में, तुम लोग को याद है, तुम लोग छोटी थी, हम बिमला बुआ के साथ बैठते थे, फिर वहाँ पंख लगा के तुम लोग अपने रसोई से निकाल के हमको खिलाती थी, याद है? सब याद है। हाँ सब याद है, सब याद है। याद इतनी है ना कि मीरा कैसे शीला रेणु दी को भी कर सकते, रेणु दी का पटना में रहना, अमीर लाल किया, वो भी नजदीकी था, वो बराबर आती थी। और एक कभी भी याद, मतलब पिक्चर के रूप में याद करते हैं। 30 के बाद 12 के बाद सो गए। अब रहा है बहुत अच्छा, तेरे लड़की रहेगा बोलती कि गाना है। भाभी के साथ भी रहने का बहुत मौका मिला। चलो हम लोग जाते थे भैया दोनों बच्चों के साथ है। क्या चीज? एक बार अरुण भैया अरविंद अलिंद के साथ आए, भाभी भी आई थी, होली का कोई टाइम था, तो शीलादी खूब रंग लगा रही थी, हमको बस वो दोनों कुर्ता पैजामा पहना हुआ बच्चा हमसे कुछ ही छोटा होगा, तो मन कर रहा था कि उसके साथ रंग लगाए, लेकिन वो दोनों एकदम मम्मी में चिपका हुआ था। अभी भी वो चीज याद है, हमको याद रंगीन हो गई। और उस बच्चा को लगाने के लिए उनको बहुत मन था कि अरविंद और राजेश को लगाए, लगा नहीं पाए। तो वो सीन याद है एकदम एग्जैक्ट, वही पलंग पर कैसे भाभी बैठी है, कैसे दोनों बच्चे उनका साड़ी में ऐसा चिपक रहा है, वो चीज याद है। अरे बिमला बुआ के यहाँ जाते थे तो सब लोग देखते थे, पढ़ते रहते थे, लेकिन बिमला बुआ के खाना पीना हम लोग को पूरा मिलता था, नाश्ता खाना पीना
तो वो ढंग से मिलता। लाल साहब मामू ड्यूटी कहीं भी करे आते थे, उनका एक जोड़ आवाज आता था, इमला दीदी, और वो ना आंगन में माँ के साथ बैठे गपशप हम लोग नहीं सुनते थे, लेकिन वो आवाज की वो अब आ रहे हैं सुनाई देता था। और एक अच्छे पोस्ट से आने के बाद पर्सनालिटी ऐसे ही बनी हुई रहती थी, और वो जॉब में थे, इधर उधर कहीं भी ट्रांसफर, लेकिन वो आते थे और माँ को जरूर पुकारते हुए अंदर घुसते थे। वो आवाज अभी भी कान में एग्जैक्ट गूंज रही है। वो सब याद। और मौसी, बेबी मौसी, मौसा, माँ से मिलने, मतलब दोनों जैसे पेयर नहीं रहता है, लक्ष्मी और गणेश भगवान का, नहीं विष्णु और ऐसे जोड़ी, लक्ष्मी नारायण। वैसे ही विष्णु नारायण, वैसे ही आके बैठे एकदम। बेबी मौसी कम नहीं पहनती थी, पर सुंदर भी लगती थी, पहना हो रहा है जैसे मतलब साक्षात लक्ष्मी को लक्ष्मी ही समझिए, तो वो चीज याद आता है। बहुत लंदन में नजदीक होने से लल्लन मामू का परिवार जब आए देखा, माता संगीता, फिर ये सभी मीरा दीदी का आना बहुत होता था नंदन भवन, लगभग बराबर हाँ। उनसे मुलाकात होता। मीरा दी से खूब भेंट होती थी, उनसे गप भी होता था खूब हर तरह का। मीरा दी से ऐसा कहते हैं कि 15 मिनट में रिटर्न ये है वही हम पढ़ के ही कर देते हैं, क्या ऐसे टाइम बहुत रहेगा, तो 15 मिनट में हम इसको वाइंड अप कर देते हैं। चाचा ऐसा है क्या? भाई हमको एक दूसरे मीटिंग में जाना है, दूसरे जूम मीटिंग में, तो लाल साहब शिक्षा को प्रणाम, और दीदी को भी प्रणाम बोलना पड़ेगा, बाकी सबको आशीर्वाद। दीदी और हम बहुत झगड़ा करते थे, दीदी हमको गिरा के पहले दीदी का छत्र दीदी का एक छत्र राज था, वो अपने जनरेशन में पहली भाई जब हम आ गए ना, तो दीदी को बहुत ज्यादा परेशानी थी, तो हमको बार बार गिरा देती थी, बार बार हम जहाँ बैठे होता हम तो भाई बहुत भाग्यशाली हैं। ज्यादा चाहेंगे लाल साहब शिक्षा को मीटिंग में ज्वाइन करना है। हम भाई बहुत भाग्यशाली रहे हैं, 4 साल के करीब गोपालपुर में रहने का मौका मिला, 4 साल के करीब प्रतिवर्ष छपरा में रहने का मौका मिला, और ज्यादा समय हमारा जो है सो नंदन भवन में बीता, लगभग 11-12 साल हम नंदन भवन में रहे। तो कुछ यादें हैं जिसको लिख डाला है, उसी को पढ़ देते हैं, समय भी नहीं है, 15 मिनट में इसको वाइंड अप कर लेंगे। तो ये दादाजी मुंशी अवध बिहारी लाल पटना सिविल कोर्ट में सूबेदार यानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट, दादाजी के सिविल कोर्ट में रहने के कारण जमीन एवं जमींदारी से संबंधित जायदाद संभालना एवं खरीदना आदि में काफी सुविधा थी। और गोपालपुर जो पटना से फतुहा एवं फतुहा से दनियामा तथा दनियामा से नगरदौसा और नगरदौसा से हरगोपालपुर लगभग यहाँ जमीन जायदाद संभालना बहुत कठिन नहीं था। परदादा स्वर्गीय दशरथ लाल जी ने कुछ जमीन एवं जमींदारी खरीद रखी थी एवं हरगोपालपुर में ही मकान बनाकर रहते थे। उनका उस क्षेत्र में अच्छा खासा दबदबा था। हरगोपालपुर 9-10 कायस्थ घरों की बस्ती थी। अपनी सुख सुविधा के लिए परदादा स्वर्गीय दशरथ लाल जी ने कुछ लोगों को जैसे कहार, दुसार, पारसी आदि को हरगोपालपुर में घर देकर बता रखा।
उस गांव में एक वेश्या का भी घर था, सभी लोग बरगंडी कहते थे। दादाजी स्वर्गीय अवध बिहारी लाल जी ने जमीन एवं जमींदारी को अवश्य बढ़ाया। उस इलाके में उनकी ड्यूटी होती थी। शनिवार एवं रविवार को वो पटना से हरगोपालपुर आते जाते थे तथा अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंध करते थे। पटना से पटुआ तक रेल की सुविधा थी एवं पटुआ से छोटी लाइन ट्रेन थी। बनियाना से पालकी की सवारी हरगोपालपुर तक होती थी। टमटम का भी प्रचलन था। यहाँ पर थोड़ा सा हम ये करते हैं, चूंकि कहार बाहर ये अभी तक वहाँ बसा हुआ है, तो कहार इसलिए जरूरी था, पालकी उठाने के लिए आदमी चाहिए था, तो वो कहार था। और उसकी वाइफ जो है वो घर में चौका बर्तन वगैरह वहाँ का हरगोपालपुर में किया करते थे। और लाला जी की जहाँ बस्ती होती है वहाँ पासी जरूर रहता है। पासी जो है तो सौखी पासी था, वो अपना ताड़ी वाड़ी बेचता था वो। और तकलुआ दुसाध जो है तो वो इधर उधर भेजना हुआ, कोई चीज मंगाना हुआ, दवा एक अगर आपको चाहिए तो हरगोपालपुर में नहीं मिलता था, नगर नौसा से लाना पड़ता था, तो उसी को दौड़ाया, जाओ जाके लेके आओ, तो आधे घंटे में लेकर के चला आता, तो उसकी आवश्यकता थी। हमने मेंशन किया यहाँ एक वेश्या का घर था, तो एक किनारे में मथुरा चचा का मकान था, उसके बगल में ही उसका बना हुआ था, उसमें वो रहती थी, अकेली रहती थी। पार गंगा की शायद थी वो, अब किसने लाया था, क्या था, कब बसी, इसका हम को कोई न पूछा हमने, न कभी जो है तो किसी ने बताया। तो पटना में नंदन भवन निर्माण से पहले यथासंभव सभी शादियां हरगोपालपुर से ही होती थी। मेरी बड़ी दीदी, मंजली दीदी, संजली दीदी एवं केदार भैया की शादी हरगोपालपुर से ही हुई। हरगोपालपुर की हवेली काफी बड़ी थी। दालान में संध्या समय एक बड़ा लैंप जलता था जिसकी रोशनी दूर दूर तक जाती थी। खेती गृहस्थी से पर्याप्त अन्न हो जाता था, जिसमें हरगोपालपुर एवं नंदन भवन में रहने वाले लोगों का खान पान आसानी से हो जाया करता था। नंदन भवन निर्माण संभव 26-27 में हुआ, 1926-27 में हुआ। दादाजी स्वर्गीय अवध बिहारी लाल नंदन भवन से पहले पटना कॉलेज के आसपास चौहट्टा मोहल्ले में किराए के मकान में रहा करते थे। उनके मकान के आसपास ही पंडित विष्णुकांत झा जी का भी निवास स्थान था। पंडित विष्णुकांत झा जी ही दादाजी एवं परिवार के पुरोहित थे। बाद में विष्णुकांत झा जी रोड के दक्षिण तरफ चले आए, मकान बना लिया उन्होंने। मेरे पिताजी स्वर्गीय जगन्नाथ साहब जी ने मैट्रिक पास करने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में आईए पास किया था। प्रेसिडेंसी कॉलेज के हॉस्टल में एक ही कमरे में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पिताजी रहा करते थे। आईए पास करने के बाद बीए की पढ़ाई पिताजी ने पटना कॉलेज से की थी। वे फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे, फुल बैक से खेला करते थे। उन्हें पटना कॉलेज का आयरन गेट के नाम से भी याद किया जाता था। उनके साथ सेंटर फॉरवर्ड से मोइनुल हक एवं अबुल खैर मलिक भी खेला करते थे। मोइनुल हक आगे चलकर बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल हुए एवं अबुल खैर मलिक पटना के एसपी थे। बीए पास करने के बाद पिताजी ने वकालत की पढ़ाई की तथा सरकारी वकील भी बने। पिताजी टेनिस के भी अच्छे खिलाड़ी थे। बाढ़ में जब वो सरकारी वकील थे तो वहां के अंग्रेज एसडीओ
के साथ टेनिस खेलते हुए उन्होंने टेनिस बॉल से ऐसी सर्विस की कि एसडीओ साहब के पखुरे में जबरदस्त चोट आई थी। मंझला बाबू स्वर्गीय हरिनंदन सहाय जी ने मैट्रिक पास करने के बाद सबऑर्डिनेट इंजीनियरिंग की पढ़ाई पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात उनकी बहाली बिहार सरकार के पीएचडी विभाग में ओवरसीयर के रूप में हुई। उस समय बिहार, बंगाल और उड़ीसा प्रांत बिहार प्रांत के अंतर्गत ही आता था। मंझला बाबू की पोस्टिंग कटक में हुई थी, कटक भुवनेश्वर के बगल में। अतः परिवार से थोड़ी दूरी बनी रही। 1935-36 में उनका स्थानांतरण भागलपुर हो गया। उनके भागलपुर आ जाने से पुनः परिवार एकजुट हो गया। मुझे याद है 1936 में मैं, लालजी भैया, संजली दीदी, हम सभी मंझला बाबू के साथ भागलपुर आ गए थे। मेरा नाम मंझला बाबू ने भागलपुर के प्रैक्टिसिंग स्कूल में लिखा दिया था। उस समय मैं चौथे क्लास में था। 1934 में बिहार में जबरदस्त भूकंप आया था और काफी नुकसानी हुई थी। उसी वर्ष पिताजी घर बार छोड़कर सखी मठ छपरा आकर साधु हो गए थे। माँ भी अपने को रोक नहीं पाई थी, यद्यपि वो गर्भस्थ थी, गोपाल जी होने वाला था। वो भी पीछे पीछे हम लोगों के साथ छपरा आ गई। माँ ने भी साधु वेश धारण कर लिया था। अतः हम लोगों की पढ़ाई आदि का जिम्मा संजला बाबू एवं मंझला बाबू पर आ गया था। 1934 एवं 1935 में हम लोग छपरा में ही रहे थे। 1936 में छपरा में 1936 में छपरा से पटना आ गए। इसी वक्त 36 में ही भैया, लाली भैया की शादी हुई थी, छपरा से ही हुई थी। हमको अभी भी याद है, वो बड़ा सा कालीन हॉल में बिछा था और उसी पे बैठ के वो अठमंगरा वगैरह हुआ था। ये सब याद है अभी भी थोड़ा थोड़ा। हम लोग छपरा में ही थे। 1936 में छपरा से पटना आ गए। परिवार का निर्णय हुआ कि संजली दीदी, लालजी भैया एवं मैं मंझला बाबू के साथ भागलपुर जाएं। पिताजी यानी नौका बाबा एवं माताजी की व्यवस्था और गोपालपुर में करने का निर्णय लिया गया। हमारे कंजलाऊ स्वर्गीय डॉक्टर रघुनंदन सहाय संभवतः LMP लाइसेंशिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। उनकी शादी बिहार शरीफ के नजदीक तुंगी ग्राम में हुई थी। कंजला बाबू और कंजली माँ का एक ही संतान था जिसका नाम विजय था। वो 1933-34 में टाइफाइड ग्रस्त हो गया। मंझला बाबू की होम्योपैथी और बायोकेमिक दवा कुछ काम नहीं आई। कोशिश तो मंझला बाबू ने बहुत की पर वो ठीक नहीं हो पाया और उसकी मृत्यु हो गई। कंजला बाबू का निधन पहले ही हो चुका था। वृद्धावस्था में कंजली माँ का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था जो सफल नहीं हो पाया और उनकी दोनों आंखें चली गईं। हमारे छोटे बाबू स्वर्गीय जानकी नंदन सहाय अपने समय के MA BL थे। अंग्रेजी में उन्होंने MA किया था। शुरू में उन्होंने पटना में ही वकालत शुरू की। वकालत जम नहीं पाई, अतः उसमें उनका मन नहीं लगा और अंत में उन्होंने वकालत छोड़ दी और हाई स्कूल में शिक्षण कार्य में लग गए। अंत में मुंगेर जिला अंतर्गत खड़गपुर हाई स्कूल में शिक्षक के रूप में रिटायर किया। उनके 3 लड़के और 1 लड़की थी। बड़ा हृदय नंदन सहाय बब्बन, श्याम नंदन सहाय श्याम जी, राम नंदन सहाय राम जी।
एवं प्रतिमा सहाय पारो। बब्बन का शुरुआती जीवन रांची में अपने नाना जी के घर में बीता। श्याम जी भी रांची में रहे और बस गए। राम जी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एडीएम के रूप में सेवानिवृत्त हुए। इन सभी का अधिक समय रांची में ही बीता। बब्बन का परिवार नंदन भवन में अब भी है। उपरांत रामा बाबू में ही बस गए। वो संजला बाबू स्वर्गीय ब्रजनंदन सहाय जी के जूनियरशिप में वकालत का काम करने लगे। विमला दीदी एवं रामा बाबू का विवाह 1946 में नंदन भवन से ही हुआ था। मैं उस समय पटना कॉलेज स्कूल के मैट्रिक क्लास का छात्र था। 1946 में ही नंदन भवन में बिजली की लाइन लगी थी। उसके पहले हम लोग एक बड़े लैंप के सहारे अपनी पढ़ाई करते थे। पूरे घर में लालटेन के सहारे काम होता था। हमारे पिताजी श्री जगन्नाथ सहाय एवं उनके 4 भाई तथा श्री हरिनंदन सहाय, श्री ब्रजनंदन सहाय, श्री रघुनंदन सहाय तथा श्री जानकी नंदन सहाय में काफी मिल्लत थी। साथ ही सभी भाई शिष्टाचारी और कर्तव्यपरायण थे। ये मोटा मोटी जो है तो हमने देखा कि एक हिस्ट्री ऐसा दे दें क्या है। बहुत सारी नई जानकारी हम लोगों को मिली। बहुत सारी जानकारी हम लोगों को नहीं मिली और आप लोगों का आशीर्वाद आगे इसी तरह चलता रहे और ये सेतु आगे बढ़ता रहे। अब चूंकि लाल साहब चचा ने ब्रीफिंग दे दिया है तो अगले महीने के टॉक के लिए बड़का भैया का शेड्यूल था। बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन बड़का भैया अब वही से फिर से पूछ के हम कंफर्म कर देंगे क्योंकि काफी जानकारी आ गई है। उसके बाद सितंबर के लिए और हम फिर आगे ऐसे ही देखते जाएंगे कि कौन कौन स्पीकर हैं। और उषा का भी टॉक काफी डिटेल में मतलब वैसे ही हम चाह रहे थे कि सब तरफ से ब्रीफ की जगह डिटेल अगर वर्णन आ जाए तो बड़ा मजा लगे। हाँ ही है। एक पूरा एक कंपाइल हो जाए तो बहुत अच्छा एक हिस्ट्री हो जाएगा। हाँ। और इसका एक एक चैप्टर को भी याद कर सकते हैं। हाँ ना भैया, बड़का भैया अरुण भैया वो अपनी यादें, मतलब हम लोगों का परिवार इतना बड़ा है कि हम तो कुछ बहुत सारे बता भी नहीं पाए, बोल भी नहीं पाए, समय भी सीमित है। लेकिन चैप्टर वाइज एक एक पर्सनालिटी को भी अब छोटे नाना मझले नाना को हम अपने लाइफ में रिटायर्ड देखें, उन लोग का रिटायर्ड लाइफ कैसा है, कैसे वो दवा दे रहे हैं, और या छोटे नाना कब नहाते हैं, कब तेल लगाते हैं, कब इस टाइप देखें। लेकिन छोटे नाना का भी वर्किंग होगा बब्बर मामू, राम जी, श्याम जी मामू और पारो मौसी के साथ, वो कैसा था। तो उन लोग के फैमिली से कोई आए कुछ बताएं। अभय को कोशिश कर रहे हैं अभय से बात करके अगर वो कुछ बता सके अपनी यादें। उसकी यादें बबन चचा के यहाँ से चाची का कुछ याद है, लेकिन चाची को अब सुनाई थोड़ा कम पड़ता है। वैसे ही मुझे नाना जो कामता मामू के पिताजी, उनको रिटायर्ड लाइफ और उनको बहुत एक्टिव पेशेंट सब तो मतलब गेट तक लाइन लगा रहता था। वो मेरे बचपन का याद है
कि गरीब गरीब बुर्का पहने, बुर्का खोलती भी नहीं थी, एक छोटा बच्चा 2 बच्चा लेके औरत लोग पूरा सब्जी बाग उनका पेशेंट और वो देखते थे, और मजली नानी उधर किनारे में खाना वाना बनाती थी। लेकिन उस पूरे याद, जैसे बिशुन मामू कैसे कहते थे, एक याद आ रहा है कि नौका बाबा का जन्मदिन था या डेथ से क्या था, एकदम भंडारा लगा है वहाँ। भंडारा मतलब एकदम विशुद्ध खाना, लोग आ रहा है, साधु संत आ रहे, खा रहे, हम लोग भी खा रहे हैं। वैसा ही उसका अगला दिन नॉन वेज, केदार मामू सबके साथ नॉन वेज का खाना। तो ये सब याद कोई बड़े ना। अरुण भैया दीदी से बोलिए ना, दीदी से बोले। हम ऐसा करते हैं, दीदी से बात करते हैं, फिर नीलम भाभी से बात करते हैं, और चाची लोग में से किसी से देखते हैं, क्योंकि अब जो लोग रह गए हैं वही लोग बता सके, जो पुराने लोग हैं। रेनू जी लिंक है, दो जनरेशन हाँ, है। दो दीदी को ठीक है, दीदी से ही पकड़ते हैं, दीदी को पकड़ते हैं। याददाश्त भी बहुत अच्छा है अरुण भैया। और यादों का ऐसा नहीं है कि हम लोग अजीत भैया जैसा क्रोनोलॉजिकल बोल पाए, हमारे तो ईस्वी ही भूल जाते हैं। तो नहीं, तुम बहुत अच्छा बोली हो, बहुत अच्छा बोली हो, एकदम बहुत अच्छा रहा। holistically। आज दोनों टॉक से बहुत सारी नई जानकारी मिली। सही बात है। और आगे अगर रेणु दीदी, अरुण भैया और समीर और फिर बबन मामू का लड़का हप्पू या पप्पू, ये लोग अगर अपना टॉक दे तो और नई जानकारी सब मिल सकती है। मधु, बेबी, निशी सब कहाँ है? राकेश तुम भी कुछ बताओ। आप लोगों से अभी सुन रहे हैं, हमको तो उतना याद है नहीं, हमको तो आप ही का याद खाली ज्यादा रह गया। रेणु जी के लिए रहेगा, बड़े ठीक है, रेणु जी। ठीक है। हम नेक्स्ट मंथ का तो बड़का भैया कंजली दादी का परिवार से बोले थे कि हम बोलेंगे, और उसके बाद दीदी से बोलते हैं, मंजले दादा और छोटे दादा का। फिर जिससे मुलाकात जितना ज्यादा हो सके लिंक, बहुत उतना ज्यादा शॉर्ट अच्छा में रहेगा। बहुत शॉर्ट में हम दिया, नहीं तो डिटेल्स देने में तो बहुत अच्छा, बहुत उतना हम लोग को बहुत अच्छा। मझिला नाना का हम लोग जानते ही नहीं थे कि वो उनकी पढ़ाई, हम लोग तो सिर्फ उनकी दवा खाते थे, वो रिटायर्ड। और गोपालपुर की हिस्ट्री तो कुछ हम लोग जानते ही नहीं थे, तो आज जानकारी मिली मामू के टॉक से। राजेंद्र बाबू के क्लासमेट भी रहे, बगल में रहे, हॉस्टल में एक साथ रहे दोनों। एक साथ। हम बहुत फॉर्चुनेट रहे हैं कि 3-4 साल हर गोपालपुर में भी रहने का मौका मिला है, 3-4 साल सखी मठ छपरा में भी रहने का मौका मिला, और मेजर पीरियड जो है तो हमारा नंदन भवन में भी था। तो सबसे बड़ा लिंक सेतु के तो आप ही हैं चाचा। सही बात। और वहाँ सखी मठ से भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है। वहाँ भी काफी चिट्ठी लोगों की जाया आया करती थी, जैसा माँ बताती है। उर्दू में आता था, उर्दू असल हमारी मंजली फुआ उर्दू जानती थी, उर्दू पढ़ करके के जो है वो दादी को सब छपरा से जो चिट्ठी विट्ठी आती थी कामता सखी जी का, वो मंजली फुआ जो है तो दादी को सुनाती थी। अरे वाह। तो वो कामता सखी छपरा में था। हाँ, छपरा में। जो बड़ी माता जी है वो बाद में वृंदावन में रहने लगी थी। पहले अयोध्या में रहती थी, राजू का बेटा बता रहा था, वृंदावन गई माता जी। बेटा बता रहा था कि बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स अभी भी छपरा में कामता सखी मठ में है। नहीं निश्चित नहीं, हम आई डोंट एग्री। ये था पार्टीशन जो हुआ, वो एक्चुअली सखी मठ छपरा में बैठ करके गोटी से किया गया। डिटेल्स तो संजला बाबू और दिनेश बाबू वकील हुआ करते थे, सामने रहते थे हाथे में, तो इन लोगों ने तैयार किया था। लेकिन वहां जा करके फिर मंजलाओ संजलाओ नौका बाबा थे ये लोग सखी मठ छपरा में, तो वहां जो है तो गोटी से ये किया गया कि कौन किधर वाले में रहेगा, किसको ये होगा पार्टीशन का। पार्टीशन के
नहीं, बहुत सा partition के लेटर बोल रहे थे कि राजेंद्र बाबू का लिखा हुआ लेटर सब वहाँ है संग्रहालय में। अब आई डाउट, क्या है कि अच्छा। वहां तो हम देखे हुए हैं, सिर्फ वो कांता सखी जी का जो गुफा है, हाँ, उसमें वो कोई ऐसा पेपर वगैरह का तो हमको नहीं नजर आया कि साहब है वहां भी देखने का मौका मिला हमको। और अरे मंदिर था पीछे में, मंदिर के ऊपर भी जो है तो स्टोर था, तो अच्छा। उसमें भी हमने देखा, उसमें भी कोई वैसा पेपर पर नहीं था। ठीक, आपसे ज्यादा और जानकारी तो किसी के पास आज के दिन में नहीं होगा। अब तो भाई 92 साल हो गया है, अब तो जो हम लोग हर गोपालपुर के बारे में और सुनना चाहेंगे। माँ बताती थी कैसा वो था, कैसी हवेली थी। हरगोपालपुर की, हैं? हरगोपालपुर का हाँ हाँ, काफी डिटेल्स में हम वहां दे सकते हैं, क्योंकि 4 साल हम रहे, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास पढ़े और 1 साल और रहे वहाँ, तो 4 साल तो हम रहे वहाँ। वहाँ का सारा कैसे जमींदारी थी, बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला, वहाँ देखने, परखने और समझने का काफी मौका मिला हमको। और लखन मामू और एक और राजेश्वर मामू, और गोपालपुर की लखन मामू और राजेश्वर मामू। लखन हमारे साथ पढ़ता था वहाँ नगरनौसा में, तो उसके पिताजी हम लोग के गुमास्ता थे, माने जमींदारी जो थी ना देखभाल वही करते थे। तो हमारा जो एडमिशन हुआ पटना कॉलेजिएट में, तो उसके बाबूजी महावीर दास जो तो वो आए गुमास्ता जी, बोले कि तोहर तो नाम लिखा गेलो और लखन ना पढ़ते। हम कहा कि अच्छा चलिए सन्लाऊ से बात करते हैं। सन्लाऊ को कहा कि ऐसा ऐसा कह रहे हैं महावीर दास जी, बोले तो बुला लो यहाँ। उसके बाद जो सो वही कहा उनको, बहुत खुश हुए बेचारे। और आया उसका 8th क्लास से फिर हम लोग साथ चले, राम मोहन राय सेमिनरी में उसका एडमिशन हुआ, मेरा पटना कॉलेजिएट में हुआ, तो दोनों हम लोग फिर साथ रहे। और फिर तो वो ऐसा हुआ कि नंदन भवन का ही होके रह गया लखन। कोई बहुत से लोग तो जानते भी नहीं थे कि वो ग्वाला जात का है, लोग सब घर में एक लखन मामू और राजेश्वर मामू का कोठरी है। हाँ। कपिल मामू और राजेश्वर मामू का कोठरी है। ऊपर वाला, राजेश्वर छोटा भाई वाला, था। ऊपर वाला। लखन मामू स्टैटिस्टिक्स विभाग में थे और बहुत समय भिकना पहाड़ी हम लोग के बगल में रहे, फूफा के मकान में काफी साल रहे। तीनों भाई उस समय थे, लखन मामू थे, राजेश्वर मामू और सुरेश्वर मामू। अब तो शायद तीनों गुजर गए हैं। हाँ, लखन तो पहले ही चला गया। मामी बसती है, मामी कंकड़बाग में, जहाँ लखन मामू मकान बना है उसी में मामी है, और उनका लड़का मनोज छपरा में है। मनोज प्रेगनेंसी का पूरा चलो चलिए अगला लेक्चर बड़का भैया का रहेगा। अगर चेंज नहीं हुआ तो अगस्त में, सितंबर और अक्टूबर के लिए हम देख रहे हैं, क्योंकि हम सितंबर के लिए छोटे थे तो कि चचा बोलेंगे, लेकिन चचा अभी बता दिए कि अपना ब्रीफ ऑलरेडी बना चुके हैं। इतना सिस्टमेटिक आपका रहता है ना, और काफी इंफॉर्मेटिव रहता है। तो अब सितंबर में हम लोग फिर आपसे हरगोपालपुर के बारे में सुने क्या? अब हमको मत ये करो। अच्छा। लिखने में बनता है ना बोलने में बनता है। अच्छा, एज नहीं, आपको पार्टिसिपेशन में ही आपका इनपुट आ जाता है बहुत। एज अब परमिट नहीं करता है। ठीक है, तो अब फिर देखते हैं किसको कैप कर सकते हैं। ठीक है चाचा, आप खाली आशीर्वाद देते रहिए कि ये चलता रहे। वो हमेशा है नंदन भवन में रहने का, ये कि कभी माने हम लोग हमेशा यही समझा कि हम बस एक हैं। हाँ,
वही अभी एक जो है चीज बनी तो रहनी। हाँ, तो आज का ये समाप्त हाँ सबकी आज्ञा हो तो आज समाप्त किया जाए। हाँ सभी लोगों को प्रणाम। हाँ, खूब खुश रहो और बहुत अच्छा बहुत लगा खुश तुम्हारा रहो। टॉक। प्रणाम मामू, प्रणाम बहुत अरुण भैया। बहुत आशीर्वाद तुम सबों को। और प्रणाम मामा। हाँ, खुश सबको रहो, आशीर्वाद। खुश रहो। बाय बाय।